हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। दोस्तों, हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब हम बात करते हैं उसके आगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक में हमारे काम आती हैं। उसमें देखिए, जैसे मानव का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। मानव की जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलके बनी है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी का प्रत्येक सेंटेंस हो या प्रत्येक टॉपिक में से पूछा गया कोई सा भी क्वेश्चन हो, वो सारी की सारी चीज़ें इन 5 एलिमेंट्स पे ही डिपेंड करती हैं। और वो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे एस, वी, ओ, सी, ए। ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनसे मिलकर के इंग्लिश बनी है, अपन ये बोल सकते हैं, या जिनसे मिलकर के प्रत्येक सेंटेंस का निर्माण होता है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं जो वी है उसका आकार सामान्य से ज़्यादा बड़ा ले रहा हूँ। उसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, बात करते हैं अपन एस की, तो एस फॉर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। एस फॉर होता है सब्जेक्ट। अब हमारे को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। सब्जेक्ट हमेशा 2 ही प्रकार का होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट का कोई पार्ट नहीं होता है, जिसमें हम पहले शामिल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को और दोबारा शामिल करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट को। सिंगुलर के अंदर बेसिकली जो काम में लिए जाते हैं वो होता है आई, यूं, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम, एक्सेट्रा। आप ध्यान में रखना, आई, यूं, ही, सी, इट या फिर किसी का एक व्यक्ति का नाम हो, चाहे एक वस्तु का नाम हो, किसी एक स्थान का नाम हो, जो सिंगल नेम की तरह यूज में लिया जाएगा उसको अपन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम में लेंगे। यहाँ से अपन प्लूरल की बात करते हैं तो हमारा वर्ड है वी, यूं, दे या फिर नेम्स। ऊपर मैंने नेम लिखा है और नीचे लिख दिया नेम्स। इससे मतलब ये होता है कि नेम का मतलब तो ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम होगा, और इसमें मोर देन 1 पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नाम शामिल होगा। यहाँ आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, यू का यूज मैंने दोनों में किया है। इसकी कहानी मैंने आपको भी जस्ट पहले जो टेबल बताई थी, केस टेबल, उसमें समझा दिया था कि यूं जो है सिंगुलर की तरह भी काम में लिया जाता है और प्लूरल की तरह भी काम में लिया जाता है। ये बात डिपेंड करती है कि यू कब सिंगुलर और कब प्लूरल होगा, ये निर्भर करता है उसके साथ यूज में ली जाने वाली वर्ब पे। यदि किसी सेंटेंस में यू काम में लिया जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब है, तो आप समझ सकते हो कि वो सिंगुलर यू है, और जब प्लूरल वर्ब काम में ली जाती है तो समझ लेना वो प्लूरल की भांति काम में लिया गया है। सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या यही सिंगुलर सब्जेक्ट और यही प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं? ऐसा नहीं है। ये मैंने यहाँ पर वो शब्दों का यूज किया है जो परमानेंटली सिंगुलर की तरह और परमानेंटली प्लूरल की तरह काम में लिए जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की भांति काम में लिए जाते हैं। दूसरी बात, वर्ब पे आते हैं। वर्ब देखो बेसिकली 8 प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादातर यूज हमारे 2 ही प्रकार आते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रत्येक सेंटेंस को मिलकर बनाते हैं। इनको आप एकदम फ्लो में बोलेंगे तो देखो याद हो जाएंगे, SVOCA, SVOCA। कैसे बोलोगे? SVOCA। अब अपन बात करते हैं एस की। ये इधर हमने इसके पार्टीशन बांट दिए। अब वी का आकार मैंने सामान्य से बड़ा इसलिए दिया क्योंकि वी जो है, वी फॉर वर्ब, वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार आदमी ऑक्सीजन के बगैर जीवित नहीं रह पाता है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर वर्ब के बिना सारा का सारा गेम अधूरा रहता है। अब मैं इन नीचे वाले 3 एलिमेंट्स को हटाकर पहले वर्ब की डिटेल बताता हूँ। सामान्यतः वर्ब के कितने टाइप होते हैं? 8 टाइप होते हैं। ज़्यादातर काम में आते हैं 2। पहले अपन बात करते हैं वर्ब के टाइप की। लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये वही भाग हैं वर्ब के जिसको अपन बोलते हैं मेन वर्ब और इसको बोलते हैं अपन
हेल्पिंग वर्ब। दूसरा जो पार्ट है वर्ब का वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तीसरा जो पार्ट है वर्ब का रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 पार्ट हैं। ये वर्ब के टोटल होते हैं 8। अभी 2 की अपन बात करेंगे, पहले इनको समझते हैं। वर्ब के अंदर जो लेक्सिकल वर्ब का पार्ट होता है, जिसको अपन सीखने और समझने की दृष्टि से एक सिंपल नाम दे रखा है मैन वर्ब। इसकी मैंने आपको खास कॉमन पहचान फर्स्ट क्लास में बताई थी। वो ये है कि हिंदी मीनिंग के अंत में, यानी कि हिंदी अर्थ के अंत में, हिंदी अर्थ के अंत में क्या आएगा? ना आएगा। यानी हमें यदि किसी शब्द का ये बात पता करनी हो कि भाई ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो दोस्तों हमारे को यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस किसी शब्द का हिंदी अर्थ करेंगे और उसके हिंदी अर्थ के लास्ट में ना आ जाता है तो समझ जाना वो मेन वर्ब की तरह यूज में लिए जाती है। लेकिन ध्यान रखना, होना चाहिए वो कोई ना कोई एक्शन, होना चाहिए कोई ना कोई एक्शन। इधर बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या में मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या टोटल होती है कितनी? 24। 24 में मैंने आपको बताया था कि इनके साथ में अपन 13 तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब काम में लेते हैं। 13 तो कौन सी काम में लेते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और बाकी जो 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बन गई डू, बी, हैव। डू, बी, हैव के अंदर अपन 11 वर्ब निकालते हैं। डू से डज और डिड, ये मैं पहले ही क्लास में बता दिया है मैंने। और हैव से निकलते हैं हैज और हैड, और बी से निकलते हैं इज, एम, आर और वॉज वर्ब। अब अपन बात करते हैं रेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की। इससे पहले रेगुलर और इर्रेगुलर की देखिए। मैन वर्ब की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी काम में ली जाती हैं। अब हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, जिस किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में हमें ईडी जुड़ा हुआ मिलेगा, जिस किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में हमें ईडी जुड़ा हुआ मिलेगा, तो समझ जाना वो वर्ब क्या है? रेगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? रेगुलर वर्ब। यही कहानी इसमें अपन बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। इधर अपन करेंगे सेकंड फॉर्म में ईडी मिल जाएगा तो थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं मिलेगा, सेकंड में ईडी नहीं मिलेगा तो थर्ड फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर हमारे को दोनों में ही ईडी नहीं मिलेगा। यदि इसमें मिल गया तो इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा तो इधर मिलेगा, या फिर दोनों में ही ईडी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी मिलेगा तो आपको पता कर लेना है कि ये रेगुलर वर्ब है, और जब सेकंड थर्ड में दोनों में ईडी नहीं मिलेगा तो पता कर लेना है कि ये इर्रेगुलर वर्ब है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अपन ससीम क्रिया, ससीम क्रिया, और नॉन फाइनाइट को बोलते हैं असीम क्रिया। ससीम क्रिया और असीम क्रिया। इस फाइनाइट वर्ब की कहानी यह है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? टेंस पाया जाता है, टेंस पाया जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज में ली गई ऐसी वर्ब जिससे हम ये इस बात का पता कर सके कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है, उसी वर्ब को अपन बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के पीछे कहानी ये है कि ये वाक्य में दी गई ऐसी वर्ब जिससे हमें टेंस का पता नहीं चलता है, टेंस का पता नहीं चलता है। तो देखिए ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिससे हमें टेंस का पता चलता है। जैसे अपन सेंटेंस लेते हैं, सीता गोज टू अमेरिका, सीता गोज टू अमेरिका।
यहाँ हमने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो गोज है, यानी कि गो के अंदर क्या जोड़ रखा है हमने, ईएस जोड़ रखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ दिया, एस या ईएस, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ने से वह पहचान बनती है किस टेंस की, प्रेजेंट टेंस की, और फॉर्म होती है वो कौन सी, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। यानी कि ध्यान रखना, किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन एस या ईएस ऐड करते हैं तो वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ने के साथ ही प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म में एंट्री कर जाती है और उस वाक्य के अंदर प्रेजेंट टेंस की भूमिका होती है। यानी गोज को देख करके हम बता सकते हैं कि यह कैसा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इस वाक्य से हमारे को इस बात का पता कैसे चला कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब को देख करके। किस बात से चला, वर्ब को देख करके। अब इस वाक्य में जो वर्ब है गो प्लस एस या ईएस, उसके अंदर V1 प्लस एस या ईएस जोड़ रखा है और V1 प्लस एस या ईएस प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है, इसलिए दिया गया सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इस प्रकार हमारे पास जो वर्ब है उस वर्ब के माध्यम से हम टेंस का पता करते हैं, और वर्ब के अंदर जो ज़्यादातर पार्ट काम में आते हैं वो लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के ज़्यादा यूज होते हैं। अब देखिए आगे, तीसरा जो एलिमेंट्स था हमारा ओ। सब्जेक्ट के बारे में हमने देखा, वर्ब के बारे में हमने देखा, तीसरा एलिमेंट्स आता है हमारा ओ वाला। ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं अपन कर्म। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की संख्या होती है 7। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की संख्या क्या होती है, 7। और ये 7 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही होते हैं जिनका नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में केस टेबल में बताया था। तो केस टेबल के अंदर जो 7 वर्ड होते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का यूं, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। ये 7 वर्ड ऐसे हैं जो हमारे पास किसी भी सेंटेंस में काम में लिए जाएंगे तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके अलावा, इन 7 के अलावा कोई भी सेंटेंस में यदि काम में लिया जाएगा वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनको सीधा सीधा अपन ये समझ लें कि वाक्य में वर्ब के बाद दिया गया कोई भी ऐसा शब्द जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसको तो बोलेंगे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वाक्य में वर्ब के बाद दिया जाने वाला कोई भी ऐसा शब्द जिससे वाक्य का सेंटेंस का अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं हो उसको बोलेंगे अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इनकी संख्या 7 होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इनके अलावा जो भी वर्ब के बाद में काम में लिया जाएगा उनको अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई इसकी कि वे शब्द जो वाक्य में वर्ब के बाद में यूज लिए जाते हैं और जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिनसे हो जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं सी वाली की। हमारे पास इंग्लिश में 5 एलिमेंट्स थे प्रत्येक सेंटेंस को पहचानने के, प्रत्येक सेंटेंस को बनाने के, जिनके नाम मैंने आपको याद करवाए SVOC, जिनमें से हमने SVO पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं अपन सी की। दोस्तों, छोटी क्लासों में आपको ध्यान हो तो हमारे को टीचर बताया करता था कि वाक्य के अंदर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जो चौथा नंबर होता था वो होता था अदर वर्ड का। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट समझ में आता है, वर्ब समझ में आती है, ऑब्जेक्ट समझ में आता है, लेकिन ये अदर वर्ड की क्या कहानी है ये समझ में नहीं आती। अदर वर्ड से तात्पर्य वो है जो हमारे पास SVO
इन तीनों को छोड़ करके जो सी और ए होता है इनको अपन अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। अब देखिए सी का यूज कैसे होता है, तो C4 होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, C4 होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है समन्वयक, तालमेल, मेल जोल, सामंजस्य। ये सारे हिंदी मीनिंग होते हैं किसके? कॉम्प्लीमेंट के। सारी चीज़ें डबल डबल हो रही हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहला तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शॉर्ट में अपन इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं SC, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं OC। तो ध्यान रहे, हमने इन पांचों एलिमेंट्स को लिखने का तरीका यानी क्रम अपनाया था SVOCA। V का आकार मैंने बड़ा इसलिए लिया था क्योंकि V इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऑक्सीजन का काम करता है। वो इस प्रकार करता है क्योंकि V के बगैर कोई भी सेंटेंस बनाना संभव नहीं है, यानी सेंटेंस बनेगा तो उसके अंदर वर्ब का आना जरूरी ही जरूरी है। छोटा से छोटा सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो वर्डों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से एक वर्ड तो होगा कौन सा? वर्ब। 100%। चाहे अपन करोड़ों, 10 लाख, 50 करोड़, अरबों शब्दों का सेंटेंस बनाए, उसमें भी क्या आएगी? वर्ब तो आए ही आएगी। इन वर्ब के अलावा चारों एलिमेंट्स में से 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, इनकी कौन सा आ जाएगी इनकी गारंटी नहीं है, लेकिन वर्ब जरूर आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के पहले आने वाली चीज क्या कहलाएगी? सब्जेक्ट कहलाएगी। हमेशा ध्यान में रखना, वर्ब के पहले जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, और वर्ब के बाद में एडवर्ब भी आ सकती है। ध्यान से सुनना मेरी बात दोबारा। वर्ब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। वर्ब के पहले कोई भी वर्ड यूज में लिया जाएगा तो उसको अपन सब्जेक्ट से जानेंगे। किससे जानेंगे? सब्जेक्ट से। वर्ब के बाद में जो भी वर्ड काम में लिया जाएगा उसको अपन तीनों नामों में से किसी एक नाम से जान सकते हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। अब वो ऑब्जेक्ट कब होगा, कॉम्प्लीमेंट कब होगा, एडवर्ब कब होगा, इसका मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का हमने समझा, अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है वो होता है सामंजस्य, सामंजस्य, जिसको अपन बोलते हैं तालमेल, मेल जोल। ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा, नाम से हमें पता चल रहा है सब्जेक्ट यानी कर्ता और कॉम्प्लीमेंट यानी तालमेल। अब ये तो पता ही है कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद आने वाला कोई भी ऐसा शब्द जिसका कॉम्प्लीमेंट यानी तालमेल किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा, उसी को अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और वर्ब के बाद आने वाला ऐसा कोई भी वर्ड जिसका कॉम्प्लीमेंट यानी तालमेल ऑब्जेक्ट से होगा यानी कर्म से होगा, उसको अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। उसको अपन ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कैसे? देखिए एग्जांपल मैंने लिख दिया, ही अपॉइंट रवि मैनेजर। मैंने लिखा ही अपॉइंट रवि मैनेजर। इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब की पहचान करनी है, तो हमारे पास वर्ब है अपॉइंट। वर्ब कौन सी है? अपॉइंट, जिसका मतलब होता है चुनना। हमने इस शब्द का हिंदी अर्थ किया और हिंदी अर्थ करने के उपरांत हमें पता चला कि इसके लास्ट में ना वर्ड आ रहा है, और ना वर्ड आने के बाद हमने ज्ञात हुआ कि भाई अपॉइंट क्या है? एक मैन वर्ब है। ही अपॉइंटेड रवि मैनेजर। उसने रवि को मैनेजर के पद के लिए चुना। दूसरा मैं लिखता हूं, आई नो ए टीचर। आई नो ए टीचर। आई एम ए टीचर।
बोर्ड पे मैंने 3 सेंटेंस लिए और तीनों सेंटेंस के अंदर अपॉइंटेड वर्ब को डिनोट कर दिया, नो वर्ब को डिनोटेड कर दिया, एम वर्ब को डिनोट कर दिया। अब वर्ब के पहले जो वर्ड लिखा जाता है उसको तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट के नाम से। तो वर्ब के पहले लिखा हुआ शब्द ही, वर्ब के पहले लिखा हुआ शब्द आई और वर्ब के पहले लिखा हुआ शब्द इसमें भी आई। तीनों शब्द जो वर्ब के पहले लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों शब्द कहलाएंगे सब्जेक्ट। अब वर्ब के बाद की बात करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, क्योंकि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है और एडवर्ब भी आता है। तो इन तीनों में से कौन सा है? वर्ब के पहले तो एक ही चीज़ आती है सब्जेक्ट, जिसको हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ बात करेंगे आई नो ए टीचर, मैं एक अध्यापक को जानता हूँ। इसमें कितने आदमी हैं? देखो, मैं एक अध्यापक को जानता हूँ, यानी मैं एक और अध्यापक कोई और है जिसको मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। यानी इसमें कितने पर्सन की बात हो रही है? 2 पर्सन की बात हो रही है, 2 व्यक्तियों की बात हो रही है। इसमें देखिए आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, यानी कि इस वाक्य के अंदर मैं ही क्या हूँ? एक अध्यापक हूँ। मैं ही क्या हूँ? एक अध्यापक हूँ। अब ध्यान दीजिए, क्या इसके अंदर भी इसकी ऊपर वाले की तरह 2 आदमी हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 1 पर्सन की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। इस चीज़ को अपन ऐसे समझेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर देखिए, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या आई बराबर टीचर? क्या इस 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो आई है वही टीचर है या फिर टीचर ही आई है? ऐसा नहीं है। इसमें आई अलग है और टीचर अलग है। यानी हमने बात की कि सर इसमें जो वर्ब के बाद में लिखा हुआ संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द का संबंध सब्जेक्ट से नहीं है। तो वर्ब के बाद में लिखे गए शब्द का संबंध यदि सब्जेक्ट से नहीं होगा तो ये बताइए, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ? ये भाई साहब शुद्ध और प्योर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस नीचे वाले में देखते हैं हम, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। क्या इसके अंदर मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि आई कौन है? टीचर है। टीचर कौन है? आई है। ये बात इसमें जच रही है, क्योंकि इसमें एक ही आदमी की बात हो रही है, मैं एक अध्यापक हूँ। क्या तो इसमें हम आई के बराबर टीचर को लिख सकते हैं। अब वर्ब के बाद लिखे गए शब्द का संबंध बताइए इस सब्जेक्ट से है या नहीं, क्योंकि आई क्या है? टीचर है। टीचर कौन है? आई है। तो वर्ब के बाद लिखे गए शब्द का संबंध यदि सब्जेक्ट से है तो ये टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट न होकर के, अगर इस टीचर का संबंध सब्जेक्ट से है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर इसका संबंध ऑब्जेक्ट से होता तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। शब्द एक है, देखिए इधर भी ए टीचर, इधर भी आई। एक आदमी से कितने आदमी बन गए? 2 आदमी। किसके कारण? वर्ब का परिवर्तन होने के कारण। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वर्ब इंग्लिश के अंदर ऑक्सीजन का काम करती है। अब फर्स्ट वाले में बात करते हैं अपन। ये वर्ब है, वर्ब के पहले आने वाले को हमने सब्जेक्ट बता दिया। अब इसमें रवि और मैनेजर 2 वर्ड हैं। इसमें कितने लोग हैं देखना। ही अपॉइंटेड, उसने चुना, किसको चुना? रवि को। 2 आदमी हो गए। किस पद के लिए चुना? मैनेजर के पद के लिए चुना। ऐसा नहीं है कि उसने रवि को और मैनेजर को चुना, क्योंकि इसमें और एंड वगैरह तो लगा हुआ ही नहीं है। तो हमें ज्ञात करना है कि ही अपॉइंटेड रवि मैनेजर, उसने रवि को मैनेजर के पद के लिए चुना। रवि जो कि क्या है? मैनेजर है। तो इसमें भी कितने लोगों की बात हो रही है? 2 पर्सन की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है। अब इसमें हम देखेंगे ही बराबर रवि और ही बराबर मैनेजर, ही बराबर रवि और ही बराबर मैनेजर, और तीसरा जोड़ा बन रहा है इसका रवि बराबर मैनेजर। अब आप लोग मेरे को बताइए, इसके अंदर जो ही है वही रवि है या ही और रवि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। रवि भी ही नहीं है, ही भी मैनेजर नहीं है और मैनेजर भी ही नहीं है, तो ये जोड़े तो नहीं बन पा रहे हैं। यानी कि वर्ब के बाद लिखे गए शब्द का संबंध सब्जेक्ट से नहीं है, और संबंध सब्जेक्ट से नहीं होने के कारण ये भाई साहब जो है रवि हमारे हो गए प्योर ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के बाद एक और शब्द लिखा हुआ है जिसको अपन नाम से जानते हैं मैनेजर। अब मैनेजर शब्द, मैनेजर कौन है? ही है या रवि? मैनेजर है कौन? रवि। तो वर्ब के बाद लिखे गए शब्द का संबंध बताइए सब्जेक्ट से है या ऑब्जेक्ट से है? ऑब्जेक्ट से है। तो हमारे पास ये जो मैनेजर है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
तो ध्यान रखना, मैनेजर शब्द जो है इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? ऑब्जेक्ट से है। आप इसको देख लीजिए बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आराम से समझ सकते हैं। अब अपन चलते हैं 5वें एलिमेंट्स की ओर, जिसका नाम है ए फॉर एप्पल भी होता है और ए फॉर एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब शब्द अपन जब यूज करेंगे जब अपन ग्रामर की बात करते हैं। दोस्तों, हमने सीखा वर्ब के बाद आने वाली चीजें, जैसे ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें, कॉम्प्लीमेंट का पता कैसे करें। अब बात करते हैं अपन वर्ब के बाद आने वाली जो वर्ड्स है एडवर्ब, उसका पता कैसे करें। एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दोस्तों, क्रिया विशेषण जो है, एडवर्ब जो है, ये वर्ब के पहले भी यूज होती है और वर्ब के बाद में भी यूज होती है। ध्यान रखना, ज़्यादातर जो एडवर्ब होती है वो वर्ब के बाद यूज में ली जाती है। वर्ब के पहले स्पेशल केसेज में यूज ली जाती है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम एडवर्ब वाला टॉपिक सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे। अभी हमारा जो चल रहा है वो इंट्रोडक्शन खाली चल रहा है अपना, कि ये चीज़ें क्या होती हैं, मैं आपको अभी इतना ही बताऊँगा। तो एडवर्ब के अंदर अपन बात करते हैं टाइम, प्लेस, मैनर, फीलिंग्स ऑफ माइंड। टाइम, प्लेस, मैनर, फीलिंग्स ऑफ माइंड। ध्यान रखना, यहां मैंने एक शब्द लिया है मैनर, इससे कंफ्यूजेबल वर्ड बनता है MANNER और एक होता है MANNERS, मैनर्स। दोनों शब्द अलग हैं, दोनों शब्द अलग तरीके से यूज में लिए जाते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि जैसे BOY बॉय यानी एक लड़का और BOYS बॉयज यानी बहुत सारे लड़के, बॉय का प्लूरल S लगाते ही बॉयज हो गया, ऐसा इसमें नहीं है। कभी आप सोच लो कि मैनर के S लगा दिया तो ये मैनर का प्लूरल हो गया मैनर्स, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस मैनर का मतलब होता है तरीका, इस मैनर का मतलब होता है तरीका, और इस मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार, ये बात मैंने आपको बीच में बताई। अब आते हैं अपने एडवर्ब पे। एडवर्ब में देखिए हमारा वर्ड है टाइम, प्लेस, मैनर और फीलिंग्स ऑफ ए माइंड। मन की भावनाएं, फीलिंग्स ऑफ माइंड को बोलते हैं मन की भावनाएं। हमेशा ध्यान रखना, जो एडवर्ब है वो 99% केसेज में वर्ब के बाद में यूज की जाती है, वर्ब के पहले स्पेशल केसेज में यूज ली जाती है। उनकी भी अपन बात करेंगे जब सेपरेट तरीके से एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वर्ब के बाद यदि कोई भी ऐसा वर्ड आ जाता है जिससे हमें किसका ज्ञान होगा? समय का ज्ञान होगा। जिससे हमें किसका ज्ञान होगा? स्थान का ज्ञान होगा। जिससे हमें किसका ज्ञान होगा? मैनर का ज्ञान होगा। और जिससे हमें फीलिंग्स ऑफ माइंड का ज्ञान होगा। अब एक चीज आप ध्यान रखना, कार्य किस समय में हुआ है, कार्य किस स्थान पर हुआ है, कार्य करने का तरीका क्या था, कार्य करने के लिए मन में कैसी भावना थी, इन चीज़ों का पता हमें चलेगा जिन वर्डों से। और वो वर्ड यदि वर्ब के बाद आएंगे तो उन शब्दों को अपन क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू जयपुर। आई गो टू जयपुर, यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब के बाद ये जयपुर है। मैं जयपुर जाता हूँ। अब जयपुर जाता हूँ यानी कि हमें पता चल रहा है कि जयपुर वह कहाँ जाता है। किसका रिप्लाई है? वेयर का रिप्लाई है। अब जयपुर मेरे को बताइए, समय का ज्ञान, स्थान का ज्ञान, तरीके का ज्ञान, फीलिंग्स ऑफ माइंड में से कौन से का ज्ञान करवा रहा है? तो हमारे को पता चला कि जयपुर जो वर्ड है वह हमें स्थान का ज्ञान करवा रहा है। किसका ज्ञान करवा रहा है? स्थान का। और कोई भी ऐसा शब्द जो वर्ब के बाद आए और स्थान का ज्ञान करवाए तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो जयपुर वर्ड है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। जैसे मैं कहता हूँ कि गीता दौड़ती है, लेकिन गीता के दौड़ने का तरीका क्या है? गीता के दौड़ने का तरीका क्या है? स्लोली है। तो काम करने का तरीका कैसा हो गया? उसका स्लोली हो गया। तो स्लोली भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। और यह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे मैं कहता हूं आई विल कम ऑन मंडे। मैंने कहा आई विल कम ऑन मंडे,
यानी कि मैं कब आऊँगा, सोमवार को आऊँगा। तो ये देखिए ये हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद ये मंडे समय सूचक शब्द है, टाइम को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है। तो ये मंडे हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास सैड, सैडली, दुख, बहुत ज़्यादा दुखी जो लोग होते हैं उनको सैडली बोलते हैं। अब सैडली का मतलब है कि भाई ये जो वर्ब है इस फीलिंग्स ऑफ माइंड, चौथी मैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। देखो फीलिंग्स ऑफ माइंड किसको बोलते हैं? ऐसे वर्ड जिनको अपन छू नहीं सकते, जिनको अपन देख नहीं सकते, जिनका रंग, रूप, आकार, आकृति नहीं बता सकते। यानी आप लोग ध्यान रखना, ऐसे वर्ड जो वर्ब के बाद काम में लिए जाएं और जिनका रंग, रूप, आकार, आकृति नहीं बता सकते, जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ फीलिंग ऑफ माइंड वाली एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे हमने बात की हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। तो खुश, जैसे मैंने बात की एंगर, और एंगर से बन गया एंगरली, हैप्पी से बन गया हैप्पीली, एंगरली। क्रोध, क्रोध का रंग कैसा होता है? क्रोध कितना बड़ा होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है? क्रोध का रंग कैसा होता है? क्रोध को छू सकते हैं? क्रोध की आकृति, आकार बता सकते हैं? नहीं, इनको खाली हम महसूस कर सकते हैं। और प्रत्येक ऐसी चीज़ जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, और प्रत्येक महसूस करने वाली चीज़ यदि वर्ब के बाद आती है तो अपन उसको बोलते हैं एडवर्ब के नाम से। दोस्तों आज के इस सेशन में हमने सीखा कि 5 एलिमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पास सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। और यदि आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।